गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? चलिए अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो इलास्टिसिटी क्लास 11 के लिए जो है तो उसमें कुछ एक डेफिनेशन या कुछ एक खास पॉइंटों की हम लोग डिस्कशन आज करेंगे इलास्टिसिटी के पॉइंट। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पिछले सेशन में आपने कुछ पॉइंट्स देखे थे कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है, रेस्टोरिंग फोर्स क्या है, इलास्टिसिटी और लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी क्या थी, प्लास्टिसिटी क्या थी, प्लास्टिक लिमिट क्या थी। तो ठीक उन्हीं पॉइंटों को अब और फर्दर रेज करते हुए हम कुछ और बातों को आज लेके चलते हैं ताकि इस चैप्टर के जो खास पॉइंट्स हैं वो सारे हो सके। तो फर्दर में बात आएगी हुक्स लॉ की। तो विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी यानी इलास्टिसिटी की सीमा के अंदर अंदर तक ये बात लागू है। अगर ओवर टू दैट लिमिट चले जा रहे हैं तो फिर हुक्स लॉ लागू नहीं रह पाएगा। तो ये क्या कहता है, ये टाइटल मेन है। तो क्या बात आएगी, विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी वी हैव स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन ये तभी है जब विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी बात की जाए तो। और बियॉन्ड द लिमिट तो ये सर्टेन नहीं है, यानी एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, हमें स्ट्रेट लाइन से हट के थोड़ा कर्व मिलना शुरू हो जाएगा। वरना स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में अगर ग्राफ खींचे तो वो एक स्लोपी लाइन, स्ट्रेट लाइन जैसी मिलेगी। लेकिन अगर इलास्टिसिटी की लिमिट के बियॉन्ड निकल गए तो फिर वो स्ट्रेट लाइन नहीं रह जाएगी स्लोप जैसी, बल्कि वो थोड़ा कर्व ले जाएगी। तो विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, सो वी हैव स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटा दे तो स्ट्रेस इज इक्वल टू कैपिटल ई इंटू स्ट्रेन। यहाँ पे कैपिटल ई जो है इट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और फार्मूला बन जाएगा E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का फोर्स अपॉन एरिया मैटर है और स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं थी, तो यूनिट जो बन जाएगी स्ट्रेस पे आधारित होकर बन जाएगी, यानी फोर्स अपॉन एरिया से न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल कह सकते हैं। तो यूनिट ऑफ इलास्टिसिटी इज एज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस एंड दैट इज पास्कल, लाइकवाइज द यूनिट ऑफ प्रेशर। ओके, तो टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकलेगा, जिसको ई को हमने बोला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, तो इनके टाइप्स क्या होंगे। तो ये टाइप जो है डिपेंड करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में स्ट्रेस और स्ट्रेन किस तरीके की है। यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन को देखते हुए इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो देखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी थ्री टाइप का है और किस पर डिपेंड करते हुए, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन के टाइप पे डिपेंड करते हुए इसको तीन भागों में बांटा गया है। वन इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको Y से लिखेंगे, और ये कब लागू है, इट इज फॉर अ वायर। यानी जब हम चेंजेस किस में देखें, किसी वायर में, यानी सिंगल डायमेंशन में देखें तो क्या कहलाएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या बोला जाएगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और इसको फार्मूले में कहेंगे Y इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बेसिक मोटो वही रहेगा कि E जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था, क्या था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो इलास्टिसिटी का मॉडुलस कोई भी हो, तरीका थीम वही चलेगा, स्ट्रेस ऊपर और स्ट्रेन अपॉन में। तो वैसे यहाँ देखेंगे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन तो है, बट कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल है, क्योंकि एक वायर में लेंथ के अबाउट चेंजेस आते हैं। तो Y इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और यूनिट इसका वही पास्कल हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस का जो यूनिट है वही इसका बन जाएगा। फिर सेकंड वन इज द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको B से लिखते हैं। ये कब मिलेगा, जैसे कि कोई गैस को किसी वेसल में अगर हमने कैप्चर कर रखा है और ऐसा वेसल जिसमें पिस्टन भी लगा हो, ताकि हम उस पर प्रेशर जो डाले तो प्रेशर खुद ही काम कर जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया, क्योंकि स्ट्रेस जो होती है वो फोर्स अपॉन एरिया होती है। तो स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होती है, प्रेशर में खुद ही इन्वॉल्व है फोर्स अपॉन एरिया। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी व्हेन गैस इज टेकन इन अ वेसल फिटेड विद द पिस्टन। यानी जब गैस किसी वेसल में ली गई हो और ऐसा वेसल जिसमें पिस्टन लगा हुआ हो, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात कर पाएंगे। और वो क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस वही प्रेशर के टाइप में, यानी प्रेशर हमने डाला
तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ मतलब चेंज इन वॉल्यूम मिलेगा, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आएगा एक तीसरा, इसको ईटा से लिखते हैं, जैसा होता है। और ये कब, जैसा कि किसी बॉडी के लोअर सरफेस को अगर फिक्स कर दे और अपर सरफेस पे टच करते हुए एक फोर्स लगाए टेंजेंशियली, जिसे उसका शेप बदलने की कोशिश करे। वॉल्यूम नहीं बदलता है, बस शेप बदलने की कोशिश होती है, जैसे कि समझ ले कोई एक्सीडेंटल गाड़ी जैसी, वैसा कुछ हाल। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा वो क्या हो जाएगा, व्हेन लोअर सरफेस ऑफ द बॉडी इज फिक्स्ड एंड द टेंजेंशियल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द अपर सरफेस, नीचे का सरफेस फिक्स करके ऊपर टच करता हुआ एक फोर्स अप्लाई किया जाए, टच करता हुआ यानी टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया जाए, तो ईटा बन जाएगा। इसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा कहलाएगा। और इसको डिफाइन करेंगे शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, यानी है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लेकिन नाम थोड़ा चेंज हो जाएगा, शेयरिंग, यानी बॉडी में जो बदलाव आ जाता है इस तरीके की बॉडी में, वो शेयर्ड बॉडी कहलाती है। कब शेयर्ड बॉडी कहलाई, जब किसी बॉडी का निचला हिस्सा फिक्स हो और ऊपर वाले हिस्से पर टच करता हुआ एक फोर्स लगाए ताकि उसका आकार कुछ बदल जाए। जैसे कोई गत्ते के डिब्बे को आप सोचिए कि निचला हिस्सा आपने फिक्स किया है और ऊपर थोड़ा आप एक फोर्स लगाए ताकि वो कुछ आकार उसका बदल जाए। तो ऐसी सिचुएशन जो कहलाती है वो कहलाती है बॉडी शेयर्ड हो गई। तो इसमें ईटा इज इक्वल टू आ जाएगा शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेस वही जो फोर्स पर यूनिट एरिया लगेगा, और शेयरिंग स्ट्रेन में क्या देखेंगे कि बॉडी की हर डायमेंशन कितने एंगल से आगे खिसक गई है। तो शेयरिंग स्ट्रेन जो रहेगा वो किस फॉर्म में रहेगा, थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए थीटा, जहाँ पे थीटा शुड बी वेरी स्मॉल और साथ ही साथ थीटा स्मॉल तो है ही है, एंगल ऑफ शियर कहलाएगा ये, बहुत छोटी वैल्यू का ये होना है, यानी बहुत ही कम वैल्यू का होगा। और इसको जब मेजर करेंगे तो tan थीटा के टर्म में मेजर करेंगे, यानी थीटा इज वेरी स्मॉल हियर, इट इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ tan थीटा एंड बेसिकली इट इज नोन एज एंगल ऑफ शियर। फिर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि पिछले सेशन में किसी वीडियो में आप देख चुके हैं, हमने यंग्स मॉडुलस आपको समझा रखा है। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करते हैं। तो लेट इनिशियल वॉल्यूम ऑफ ए गैस इन अ वेसल इज V, when pressure यानी नॉर्मल स्ट्रेस इज अप्लाइड टू इट देन इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस, यानी किसी वेसल में गैस ले रखी गई है जिसका वॉल्यूम V है, जब इस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर का मतलब नॉर्मल स्ट्रेस हो गई, क्योंकि प्रेशर में होता ही फोर्स अपॉन एरिया और नॉर्मल स्ट्रेस में फोर्स पर यूनिट एरिया ही आता है। तो माने कि किसी वेसल में V वॉल्यूम का वेसल है जिसमें गैस ली गई है, और जब इस पे प्रेशर अप्लाई किया तो इसका वॉल्यूम को डिक्रीज हुआ, क्योंकि आप जानते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, बाय बॉयल्स लॉ आपको मालूम होगा। तो प्रेशर अप्लाई करने पे वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, डेल्टा V से डिक्रीज हो गया। सो बल्क मॉडुलस क्या बनेगा, V इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस लाइक इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर, और वॉल्यूम स्ट्रेस वॉल्यूम स्ट्रेन दैट इज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यहाँ वॉल्यूम में चूंकि कमी आई है, डिक्रीज हुआ, इसलिए डिक्रीज किससे दिखाएंगे, निगेटिव साइन से दिखाएंगे, देयर इज अ डिक्रीज इन द वॉल्यूम। सो B इज इक्वल टू, अब V को ऊपर रख लें, माइनस सामने लगा है, तो P डेल्टा V अपॉन V नॉट इज दैट माइनस P V अपॉन डेल्टा V, दिस इज द फार्मूला। अब एक पॉइंट आया था कंप्रेसिबिलिटी। तो तीनों मॉडुलस तो इलास्टिसिटी के हो गए, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गया। अब कंप्रेसिबिलिटी एक खास पॉइंट होता है, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है। तो व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी, तो कहेंगे इट इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस एंड इट इज डिनोटेड बाय K। सो K इज इक्वल टू 1 अपॉन B, तो 1 अपॉन B भी कह सकते हैं, और या B के फार्मूले को चेंज कर दें, यानी डेल्टा V ऊपर रहेगा और PV नीचे रहेगा, माइनस लगा रहेगा, तो माइनस लगा रहेगा डेल्टा V अपॉन PV। अब 2 पॉइंट और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इलास्टिक फैटिग किसको बोले और इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट किसको बोले। इलास्टिक फैटिग आपको हम बेसिकली समझाते हैं, मान ले लोहे का अगर आप एक पतला वायर ले, अगर आप ऐसे तोड़े धागे की तरीके से आप नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन मान लो रिपीटेड उसको टर्न दे दे, बार बार उसको अगर आप मोड़े, बार बार मोड़े, तो कुछ समय के बाद देखेंगे वो टूट गया। यही जो सिचुएशन है, इसी को हम क्या कहना चाहेंगे, इलास्टिक फैटिग। इसका मतलब उस वायर की क्या हो गई, लॉस हो गया, स्ट्रेंथ की लॉस हो गई, यानी उसके स्ट्रेंथ में कमी आ गई। तो रिपीटेड
ये जो टर्न है उसने उसकी स्ट्रेंथ को खो दिया। तो ऐसी सिचुएशन इलास्टिक फैटिग कहलाएगी। तो जरा डिफाइन करते हैं। द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल ड्यू टू रिपीटेड स्ट्रेन्स ऑन द मटेरियल इज कॉल्ड इलास्टिक फैटिग। ठीक है, क्लियर? इलास्टिक फैटिग क्या था? द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल ड्यू टू रिपीटेड स्ट्रेन्स ऑन द मटेरियल इज कॉल्ड इलास्टिक फैटिग। यानी जो रिपीटेड हम जो स्ट्रेन दे रहे हैं, बार बार टर्न कर रहे हैं, इससे क्या होगी? स्ट्रेंथ में उसके कमी आ जाएगी और इस वजह से अल्टीमेटली वो टूट जाने की सिचुएशन में आ जाएगा। ऐसी क्वालिटी को हम इलास्टिक फैटिग कहते हैं। और आप बेटर ये सब जानते हैं कि इसी वजह से हम कह सकते हैं कि दैट इज वाई ब्रिजेस डिक्लेयर्ड अनसेफ आफ्टर लॉन्ग यूज। यानी चाहे वो ट्रेन के, चाहे वो रोडवेज के जो ब्रिजेस हैं, एक लंबे समय अंतराल के बाद 60, 70 और 80 साल के बाद ही सही, लेकिन उनको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वो अनसेफ है, या एक लिमिटेड स्पीड दे दी और एक लिमिटेड लोड दे दिया है कि इससे ज्यादा हैवी लोड को इससे न गुजारा जाए, या इससे ज्यादा स्पीड पे कोई चीज इससे न गुजारी जाए, नहीं तो वो इसी सिचुएशन से वो ब्रिजेस गुजर रहे होते हैं। क्या? इलास्टिक फैटिग। क्यों? क्योंकि रिपीटेड स्ट्रेन उन पे पड़ रहा है, बार बार हर दिन बहुत सा लोड पड़ रहा है, इससे उनकी स्ट्रेंथ में क्या आ रही? कमी आ गई। तो दे आर डिक्लेयर्ड अनसेफ आफ्टर लॉन्ग यूज। ठीक है, अब इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट की बात करते हैं, इसको भी समझ लें। देखें, जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, ठीक है, स्ट्रेस यानी फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई किया किसी बॉडी की, तो उसमें स्ट्रेन हुआ, यानी चेंज उसके शेप या साइज में हुआ। लेकिन जैसे हमने स्ट्रेस हटा ली, तो अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया जो था वो हमने हटा लिया, उससे क्या होगा? बॉडी अपनी पोजीशन में फिर से वापस आएगी। तो यहाँ दूसरी बात ये खास है कि जैसे हमने स्ट्रेस हटाया, क्या वैसे बॉडी अपनी पोजीशन में वापस आ गई या कुछ समय लिया वापस आने में? जैसे हमने स्ट्रेस हटाया तो बॉडी वापस तो अपनी पोजीशन में आती है, लेकिन स्ट्रेस हटाने के साथ ही साथ नहीं वापस आ जाती, बल्कि उसके पीछे पीछे चलती है। कहने का स्ट्रेस हटा लो तो अभी भी धीरे धीरे वो अपनी पोजीशन में वापस आ पाएगी। तो यानी ये जो डिले है दोनों के बीच का जो गैप है, स्ट्रेस हटाते ही स्ट्रेन वापस नहीं अपनी सिचुएशन को ले पाती है, बल्कि बॉडी अपनी सिचुएशन में वापस आने में कुछ एक टाइम ले लेती है। तो ये जो डिले है, बीच का जो गैप है, यही ये कहलाएगा इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। तो चलिए डिफाइन कर लेते हैं। When a stress is removed, the strain does not reduce to zero at once. यानी जब स्ट्रेस हम हटा लेते हैं बॉडी पे से, तो भी स्ट्रेन जो है तुरंत ही जीरो नहीं हो जाती है। डज नॉट रिड्यूस टू जीरो एट वंस, बट इट टेक्स सम टाइम टू बिकम जीरो। ये थोड़ा समय ले लेती है जीरो होने में। तो दिस डिले इज कॉल्ड इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। यानी स्ट्रेस को हटा लेने पे स्ट्रेन तुरंत ही गायब हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि स्ट्रेस गायब होने में कुछ न कुछ समय ले लेती है। तो यही जो क्वालिटी है, यही जो बात है, तो दिस डिले यानी ये जो गैप है, टाइम का जो फर्क है, तो दिस डिले इज कॉल्ड इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इसी को हम लोग इस नाम से बोलते हैं। तो आई होप अब जो इलास्टिक जो चैप्टर इलास्टिसिटी है, उसके लगभग हम लोगों ने 2-3 सेशन में देखा कि सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। जो फार्मूला आने थे वो भी सारे डिस्कस हो चुके हैं। तो अब इस चैप्टर के थोड़ा न्यूमेरिकलों पे आपको फोकस करने की जरूरत है, और इसको आप वीडियो क्लिप को देखें और समझने की कोशिश करें, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको अपडेट्स भी मिलते रहें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।